चलो मेरे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स का रिवीजन। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 3 के रिवीजन से ना। इंडियन इकोनॉमी, दैट इज पोस्ट रिफॉर्म फेज। जो इंडिया ने रिफॉर्म्स देखे थे 1991 में ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में, उससे मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, फिर रिफॉर्म्स आए तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। के आर नारायण, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है देयर इज ए कंसेंसस। दुनिया में ये एक सहमति बन चुकी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल एंड द जीडीपी इज नॉट नेसेसरली अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी। सिर्फ देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से या देश की जीडीपी बढ़ाने से देश की सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा, या इन दो चीजों से उसे मेजर किया जाएगा, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया का जीडीपी चौथे नंबर का, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। पर कैपिटा इनकम में, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। तो जीडीपी सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं हो सकता, है ना, सोसाइटी के प्रोग्रेस का। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? व्हाई वी नीड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, प्री इंडिपेंडेंस इरा, कि इंडिया ने आजादी के बाद अपनाया, मेरे बच्चों जल्दी बोलो क्या पढ़ा था हमने? इंडिया ने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेस और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेस को अडेप्ट किया और इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किया। बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने आर्ग्यू किया कि इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए। yes. और इकोनॉमी आगे बढ़ने की जगह कंट्रोल्ड होने लगी, रेगुलेट होने लगी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, एंडेड अप इकोनॉमी को हैम्पर करने लगा, इकोनॉमी को ना नेगेटिव डिसएडवांटेज देने लगा, नुकसान करने लगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ये रुकावट हो गई। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्मूथनेस के लिए लाए गए थे, ये एक रुकावट हो गई, एक हैम्परनेस हो गई ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है ना? So the policy resulted in establishment of variety of rules and laws which aimed at controlling and regulating the economy, ended up insteading in hampering the process of growth and, आपका एम क्या था कि हम इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, बट हुआ क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो गई। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं तो इनोवेशंस खत्म हो जाते हैं, स्मूथनेस खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नीड, नीड क्यों है हमने पढ़ लिया, ये आपके रिविजन्स के लिए होता है। अब इसमें क्या लिखा देखो, प्रीवियस पॉलिसी के कुछ तो पॉजिटिव आउटकम होंगे ना। बिल्कुल सर, हमने सेविंग्स बढ़ाई देश में लोगों की, हमने एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर को जन्म दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने एग्रीकल्चर आउटपुट को एक्सपांड किया, जो काफी लंबे समय तक सस्टेन हो सकता है। क्योंकि हमारे को याद होगा आपको, आजादी के बाद कई सालों तक हमें अनाज मांगना पड़ा। जब हमारी जंगें हुई उसके बाद हमारे पास में जब रिसोर्सेज की कमी आई तो हमें अनाज मांगना पड़ा, यूएस के पास जाके, यूएन के पास जाके, है ना, अनाज मांगने पड़े हम लोगों को। तो वो फूड सिक्योरिटी हम लोगों ने हासिल की ना, प्रीवियस पॉलिसीज के आधार पर, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे। तो ये तो हमने अचीव किया है इसकी वजह से, प्रीवियस पॉलिसी की वजह से, ना। सेविंग्स अचीव की, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, सस्टेनेबल एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। Why we need न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाई वी नीड? 1991 में इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था बेटा। किससे रिलेटेड? एक्सटर्नल डेट। जो पैसा हम लोग बाहर से लोन के रूप में लेते हैं ना, गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी बोरिंग्स को लौटा सके, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग इनफ, बोलो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जब भी वो रिजर्व आता था, नॉर्मली कहाँ खर्च हो जाता था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए या अदर इंपोर्टेड आइटम्स। इतना कम था कि बस 14 दिन से 2 हफ्ते से ज्यादा भी नहीं चलने वाला था। और इस वजह से क्या हुआ बेटा, फिर आगे जाके जो एसेंशियल गुड्स थे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था तो आप बाहर से सामान कैसे खरीदोगे, उनके प्राइसेस क्या होने लगे? बढ़ने लगे। एग्जाम में पूछ सकता है आपको, व्हाई
there was a need of new economic policy because in 1991 India faced economic crisis. Regarding external debt, government was not able to make repayments on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserve which were generally maintained to import, किस चीज के लिए हम लोग मेंटेन करते थे उसको, पेट्रोलियम एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इतने कम हो गए कि 14 दिन से ज्यादा के लिए बचे नहीं थे, और उस वजह से फिर हमारी जो एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस थी वो और बढ़ गई। सही है ना? सरकार ये सब नहीं कर पाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना होने की वजह से। सरकार ने क्या किया भाई साहब, बोले इससे बचने के लिए हमें नए पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। सही है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है किस वजह से क्राइसिस आई। नंबर वन क्या होगा, 1980s में ये क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी। इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट 80s के बाद से खराब होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती थी भाई, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन था वो कहाँ से होता था, टैक्स कलेक्शन से होता था, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है जैसे बीएसएनएल जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है ना, वैसे सरकार के खर्चे जो है उसकी इनकम से ज्यादा हो गए थे, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट बोरो कर रही थी किससे, बैंक से और इंस्टीट्यूशन से, अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए, क्योंकि आपको खर्चे तो करने ही है ना, तो कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा। बोरोइंग आपकी लाइबिलिटी को और बढ़ाएगा, और सरकार को इंपोर्ट में डॉलर्स पे करने पड़ते थे, जो उसके लिए अर्न करना पड़ता था एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी आपके कम थे, तो इंपोर्ट पेमेंट्स के इश्यूज आ गए थे। तो ये क्राइसिस की वजह हुई, इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन था उसके दो ही मॉडल थे, टैक्सेशन और पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो उसके रेवेन्यू से ज्यादा था, उसको कवर करने के लिए बोरिंग्स बढ़ी, और इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए डॉलर्स चाहिए, क्योंकि आपका इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है। ये वजह है ना? अब हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको ऐसी पॉलिसी चाहिए थी बेटा जिससे सरकार का, देखो ध्यान देना, डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो अगर आपका रिवेन्यू कम भी है, हमारे देश में अगर रिवेन्यू कम भी है, तो गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू को कैसे बढ़ाएगी, इन चैलेंजेस को फेस करेगी, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी अपने। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ओवरशूट मतलब रिवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। कंटिन्यू स्पेंडिंग, ध्यान देना, कंटिन्यू स्पेंडिंग, सरकार क्या करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे स्पेंड करती है, उससे एडिशनल रेवेन्यू तो आता नहीं है ना? द कंटिन्यू स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट, सरकार ने बहुत खर्चे किए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, बट वो रेवेन्यू आया नहीं। मोर एवर गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू सफिशिएंटली, बोलो, जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस सच एज, यार जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में कितने लोग टैक्स देते होंगे, उतना रेवेन्यू टैक्सेशन के थ्रू भी नहीं आ रहा है, ना डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आ रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम बोल ऑन एरियाज विच डू नॉट प्रोवाइड, बोलिए बेटा, इमीडिएट रिटर्न, व्हाट काइंड अब डिफेंस में खर्चा करोगे, उससे कहां से रिटर्न मिलेगा? डिफेंस का जो खर्चा है तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है ना, कि देश की स्थिति कुछ भी हो आपने खर्च करना ही करना है, आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में खर्च करना है, आपको योजनाएं चलानी है, आपको अनाज देना है, आपको घर देना है, तो कहां से रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, बोलिए? सो देयर वाज ए नीड कि जो बचा हुआ रेवेन्यू है उसको कैसे एफिशिएंट मैनर में यूज करना है, क्योंकि हम नहीं कर पाए थे। क्लियर है क्या? अरे बोलो, तो कैसे याद करोगे इसको? बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए तब भी एडिशनल रेवेन्यू हम अर्न नहीं कर पाए। सरकार ने टैक्सेशन के थ्रू, इंटरनल सोर्स के थ्रू भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। सरकार को जो भी रेवेन्यू आता था वो उन एरियाज में खर्च करती थी जहां से सरकार को रिटर्न नहीं मिलता था, जैसे सोशल सेक्टर और डिफेंस पे एडिशनल रेवेन्यू की जरूरत पड़ी, और उसे जो भी रेवेन्यू सरकार के पास बचता था उसे एफिशिएंटली यूज करने का वक्त आ चुका है। जो सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बेटा, जैसे भेल हो, उस जमाने में भेल होती थी। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, भेल है, हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, पुरानी कंपनी का नाम सुना, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सब। बोलता वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ग्रोइंग एक्सपेंडिचर को कवर कर पाए। एट टाइम्स तो ऐसा भी होता था बच्चों, कि जो हमारा ना फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें बोरो करना पड़ता था अदर कंट्रीज से, बिल्कुल सर, और अदर इंस्टीट्यूशन से लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड ऑल दैट, ये कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ना, कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास में। अपने को पूछ सकता है ना, सरकार के कौन से दो सोर्सेस हैं जो उनकी बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर को भी कंपेंसेट नहीं कर पाए? तो वन इज इंटरनल सोर्स लाइक टैक्सेशन, अनदर द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दूसरी बात, नाइदर वाज एन अटेम्प्ट, और ये तो सरकार के बढ़ते हुए खर्चे थे ना, आप इसको रिड्यूस कर पाए, बढ़ते हुए खर्चे,
एग्जैजुरेटेड स्पेंडिंग, ना आपने सफिशिएंट ध्यान दिया कि आपको एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट पे जो आपको पे करना है फॉरेन रिजर्व वो पे कर पाओगे आप। ये दोनों चीजों पे हमने अटेम्प्ट और अटेंशन नहीं दिया। पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, आंसर पर क्या पूछ सकता है, कैसे मैनेज किया जाए। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी दो पॉलिसीज थी जिनके होने पर भी, दो सेक्टर थे जिनके होने पर भी हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए और हम फेल हो गए। सही है। कहाँ से क्या लिखा है इसमें, कैसे, हाउ टू मैनेज गवर्नमेंट मैनेज फाइनेंस एक्सपेंडिचर। सिंपल है, रेवेन्यू को बढ़ाइए, टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाइए, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग को बढ़ाइए, स्पेंडिंग को कम करिए, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग जो है, जबरदस्ती के खर्चे जो है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसे कम करें, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो फॉरेन रिजर्व आएगा जिससे आप इंपोर्ट पेमेंट्स कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना, एग्जाम में। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द, बेटा बेटा ये पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ये आप लोगों को पढ़ा दिया, बट यहाँ से पढ़ लेंगे, पूछ सकता है आपको 2 नंबर के लिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा, अनसस्टेनेबल बोरिंग्स, उस चक्कर में एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, पैसा नहीं है पे करने के लिए, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना भी नहीं है कि आप इंपोर्ट का फाइनेंस कर सको, है ना। इंटरेस्ट पे करना रेगुलरली इंटरनेशनल लेंडर्स को, और कोई भी कंट्री इंडिया को आगे पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है हमको। इंडिया अप्रोच, किसको अप्रोच किया इंडिया ने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट इज आईबीआरडी, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉरेन करेंसी लोन्स के लिए। एग्जाम में पूछेगा, व्हाट डिड इंडिया डू टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस। डेफिनेटली इंडिया अप्रोच वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड रिसीव्ड 7 बिलियन लोन्स। व्हाट डिड दिस एजेंसी एक्सपेक्ट, वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, पूरी दुनिया के लिए खोलो। क्या हटाओ आप वहां से, रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, स्पेशली कौन से सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर जो आप लोगों ने रेगुलेट करके रखा था, है ना, लाइसेंस्ड करके रखा था, सरकार के रोल को कम किया जाए, और जो ट्रेड बैरियर्स है उसे रिमूव किया जाए। एग्जाम में पूछ सकता है आपने को कि वो एजेंसीज ने क्या एक्सपेक्ट किया आपसे कि आप क्या करोगे अपनी इकोनॉमी के साथ में, लिबरलाइज करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट के रोल को कम करेंगे और ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे। इंडिया अग्रीड टू द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, उन्होंने फिर अनाउंस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या होती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये रिफॉर्म था, एक वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म था जिसका ऑब्जेक्टिव था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना देश में। बैरियर्स जो थे, नॉन टेरिफ बैरियर्स, रेगुलेटिंग बैरियर्स, लाइसेंसिंग बैरियर्स, क्वांटिटेटिव बैरियर्स, हमने उसको रिमूव किया है एंट्री और ग्रोथ के लिए। व्हाट आर द टू मेन ग्रुप ऑफ पॉलिसीज विद इन द एनईपी। पहला, स्टेबलाइज, इकोनॉमी स्टेबल रहे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जो देश में काम करने का तरीका है उसको चेंज किया जाए तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस के लिए, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए हमको देश का स्ट्रक्चर ही चेंज करना होगा, तो हमने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, हमने पूरी इकोनॉमी को ही खोल दिया अपनी। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। स्टेबलाइजेशन एक शॉर्ट टर्म मेजर है कि जब आप इकोनॉमी को करेक्ट करें ना, शॉर्ट टर्म मेजर है, इसमें दिक्कत ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका मेंटेन रहे, दैट इज R-P, है ना, जो पैसा लेन देन हो रहा है आपका देश के बाहर से देश के अंदर से, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इसको इन दोनों को मेंटेन करना इज ए शॉर्ट मेजर। सही है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स है, इकोनॉमी एफिशिएंटली काम करे, हम लोग इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिवनेस बने, यही काम करना है। इकोनॉमी एफिशिएंट कब होगी, हम रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से कब यूज कर पाएंगे, जब हम अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, हम अपने काम के तरीकों को चेंज करेंगे, हम अपनी सोच को चेंज करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। पूछ सकता है ना आपको बेटा, कौन से 2 मेन ग्रुप्स ऑफ पॉलिसीज थे विद इन द एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड बोलो स्ट्रक्चरल मेजर। ये हो गया पहला पार्ट खत्म, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिबरलाइजेशन। सरकार पॉलिसी लेके आएगी, 100% लेके आएगी सर, क्यों नहीं लेके आएगी, पॉलिसी, आधार देखते हैं पॉलिसी का। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर कर रहे थे, रोक रहे थे, उसको खत्म करना है, बहुत जरूरी। तो लिबरलाइज की गई, आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया ना। इनिशियल रिफॉर्म्स चालू हो गए थे कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेके 80s में,
फोकस ऑन की सेक्टर्स, आपने फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया, जैसे आपने सीबीडीसी एजेंसी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड, बैंकिंग मार्केट, मनी मार्केट, आपने इन सबको इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन एक्सचेंज पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ट्रेड सेक्टर्स पे, ये की सेक्टर्स पे आपने फोकस किया, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि ये हर सेक्टर के लिए था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स को लेकर आपने नए टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किए देश में। क्या कदम उठाए? नंबर वन, हमने हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रेगुलेटरी था, उस तरीके से रेगुलेटरी था ना, उसे डीरेगुलेट करना स्टार्ट किया। पहले पढ़ते हैं रेगुलेट कैसे था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच हर बिजनेसमैन को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, टू स्टार्ट अ फर्म, टू क्लोज अ फर्म, टू डिसाइड कि कितना सामान बनाओ, ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ती थी सरकार से। तो गलत है ना, उस टाइम पर सही लगता होगा, बट एक लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलाउड नहीं थे, पता, बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, है ना, सोशलिस्ट पैटर्न। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व किए गए थे। फिर ऐसे में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या जो लोग कॉम्पीट करना चाहते हैं वो तो घुस ही नहीं पाएंगे, और कितने में सामान बिकेगा और कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो ये रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट के। पूछ सकते हैं ना अपने को कौन कौन से रेगुलेशन थे? लाइसेंसिंग थी, क्लोज, स्टार्ट, अमाउंट ऑफ गुड्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत जगह पे अलाउड नहीं थी, कुछ गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस किए जाते थे किसके द्वारा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और प्राइस फिक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी सरकार कंट्रोल करती थी सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। सही है, ये मैंने उसका चार्ट बना के दे दिया है। अब रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, और ये चारों रिस्ट्रिक्शंस को किस तरीके से खत्म किया गया, कम किया गया, वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी कि यार चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, गुड्स ऑफ प्रोड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ गुड्स, उसकी लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। अभी भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां लाइसेंसिंग लगती है, बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश फॉर ऑलमोस्ट ऑल। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज है जहां अभी भी लाइसेंसिंग लगती है, क्योंकि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखना पड़ता है। दैट इज अल्कोहल, सिगरेट, डेंजरस है ना, स्पूरियस हार्मफुल गुड्स है, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव ना, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, है ना, रॉकेट बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, है ना, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, दैट इज दवाइयां, ठीक है, इन सब इंडस्ट्री के लिए आज भी लाइसेंसिंग लगेगी हम लोग। तो ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, पहले तो पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारा था, एक एटॉमिक और दूसरा रेलवे, वो भी रेलवे में सम कोर एक्टिविटीज, नहीं तो आजकल रेलवे में भी बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैड नाउ बीन री रिजर्व्ड, पहले जो सिर्फ उनके लिए था, अब वो सबके लिए अवेलेबल हो गया है, और मार्केट पे छोड़ दिया कि आप प्राइस डिसाइड करो। पहले कैसा होता था, कंट्रोल करते थे लोग प्राइसेस को, तो ये क्या कर दिया, पूरे रेगुलेशंस को हमने डीरेगुलेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डीरेगुलेट। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, ये मैंने पूरे चार्ट के थ्रू बता दिया है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे तो और बेहतर इंपैक्ट पड़ेगा प्रेजेंटेशन के साथ। आंसर तो वही है। फाइनेंशियल सेक्टर के क्या रिफॉर्म्स हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड बेटा, मेरे पैर में ना चींटी आ गई है, चींटी आ गई, चींटी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसा कर लेता हूं। वेरी गुड। फाइनेंशियल सेक्टर के क्या रिफॉर्म्स हुए? तो सर फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म्स थे, सबसे पहले उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिडबी, आईडीबीआई, आज इन्वेस्टमेंट बैंक है हमारे देश में भाई। बड़े बड़े बैंक है जो देश के अंदर, देश के बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसा कमा के लेके आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुए, एनएसई का जन्म हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी का जन्म हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लेके भी हम लोगों ने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लेके आए। स्टार्ट करते बट फाइनेंशियल सेक्टर जो है इंडिया का, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो पैसे का लेन देन वाला सेक्टर है, वो रेगुलेट करता है आरबीआई। आपको पता होगा जितने भी बैंक है हमारे देश में, या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो रेगुलेटेड होते हैं नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। एग्री करते हैं उस बात पे? आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक, लिखा ना, कितना पैसा एक बैंक अपने पास रखेगा, है ना, और आरबीआई डिसाइड करेगा इंटरेस्ट रेट कितना होगा। आरबीआई डिसाइड करेगा कौन कौन से सेक्टर को किस प्रकार की लेंडिंग करनी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्विस, ठीक है। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म जो आया वो ये आया कि आरबीआई का जो रोल है वो रिड्यूस कर दिया गया। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, अब आरबीआई क्या हो चुका है बेटा? फैसिलिटेटर। अब वो आपको फैसिलिटेट करता है सर्विसेज को। सही है। दिस मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने डिसीजंस के लिए हर
बोलो, हर रिकरिंग डिसीजंस के लिए, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के लिए, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए भी हर बार आरबीआई से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई क्या क्या करता था पक्का डिसाइड हुआ? द अमाउंट ऑफ मनी विच बैंक कीप देमसेल्व्स, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, द नेचर ऑफ लैंडिंग टू द वेरियस सेक्टर्स। ये चेंजेस आ गए इसमें, क्लियर है? ये मैंने चार्ट के थ्रू बता दिया उसको। तो आज फाइनेंशियल सेक्टर को क्या मिल चुकी है? ऑटोनॉमी, वो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, अब एक फैसिलिटेटर है। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सर बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। हमारे देश में जन्म किसका हुआ? प्राइवेट सेक्टर बैंक का, एज वेल एज फॉरेन बैंक्स आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट्स थी, मतलब अगर कोई बैंक को इंडिया में चालू करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कोई बाहर का व्यक्ति चालू करना चाहता है, तो अगर एक बैंक को चालू करने के लिए 100 रुपए की जरूरत है, जो 74% तक का इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सकता है। ठीक है? पूरी कंडीशंस दी गई बैंक को कि आपको पूरी फ्रीडम है कि आप उसकी अपनी नई ब्रांचेस भी अप्रूवल, अगर एक बार बैंक खुल गया है तो मतलब कहीं ना कहीं अप्रूवल से खुला है। अब ब्रांच खोलने के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर उनकी जो ब्रांचेस है उनको रैशनलाइज कर दिया गया, नॉर्मलाइज कर दिया गया, है ना, पूरे देश में। ठीक है? एक जैसे, नहीं महाराष्ट्र की ब्रांच हो या फिर गुजरात की ब्रांच हो, एक जैसे काम करेंगे, एक ही फंक्शनिंग करेंगे। ट्रांजेक्शन यहां से करें वहां से करें, एक ही बात है। सर बैंकों को इजाजत दे दी गई कि आप जनरेट रेवेन्यू करें, पैसा, है ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ या देश के बाहर से। बट कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स आरबीआई ने अपने पास वो कर ली, भाई सेफ गार्ड करना है, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर्स है, जो देश है, मेरे तरफ देख रहे हैं ना, अगर मैं पूरी छूट दे दूंगा बैंकों को तो बैंक पैसा डुबा सकते हैं। तो मैनेजरियल एस्पेक्ट के आपके जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, उन पर अगर कोई एक्शन लेना है, उनको लेके अगर कोई रेगुलेशन बनाना है, तो आरबीआई ने वो अपने पास अभी भी रखा है। बट रिसोर्सेज को लेके, है ना, पैसे के लेन देन को लेके, ब्रांचेस के को लेकर, इसके रैशनलाइजेशन को लेकर, उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर, जो आईपीओ एफपीओ में काम आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं कंपनियों के लिए, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेंशन फंड में, यस, आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ये जो एफ आई आई बाहर बैठे हुए हैं ना, मर्चेंट बैंकर के नाम में, म्यूचुअल फंड, पेंशन, आओ और फॉरेन करेंसी के थ्रू इंडिया में पैसा लगाओ। तो ये अपने को पूछ सकता है कि इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, किसका? फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स का। ये बैंकिंग रिफॉर्म्स है, ये मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पर। कौन से रिस्ट्रिक्शन रिमेन है, क्या ये लोग बाहर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। टैक्स रिफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी का पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल, द फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी व्हिच टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन, द बजटरी एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगेगा? इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स as well as the profit of the business, that is called corporate tax. तो बोलता है since 1991 there has been a continuous reduction in the tax on individual income। इंडिविजुअल इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता था उस पर धीरे धीरे क्या लाने लगी सरकार? रिडक्शन। क्योंकि उनको पता था कि अगर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग टैक्स देने से बचेंगे, उसकी चोरी करेंगे। तो उन्होंने बोला यार टैक्स को एक काम कर देते, कम कर देते हैं, कम करने से लोग टैक्स पे करना स्टार्ट कर देंगे। और मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स लगाया गया कि कम इनकम टैक्स लगेगा, जिससे लोग पैसे को जमा करेंगे और अपनी मर्जी से अपनी इनकम को दिखाएंगे। क्लियर है क्या? जो कंपनियों पे लगने वाला टैक्स था, जो ऑर्गेनाइजेशंस पे लगने वाला टैक्स था, वो भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। क्लियर है? जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे उस पर भी रिफॉर्म्स लाए गए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, ये हटा देना, ये जबरदस्ती का आया हुआ है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कि इंडिया एक कॉमन मार्केट की तरह काम करे, अलग अलग टैक्सेशन ना हो। जैसे जीएसटी ने तो वही किया ना, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है? कि कोई भी कम्युनिटी देश के किसी भी हिस्से में बिके, एक ही टैक्स पे बिकना चाहिए। सही है? इनडायरेक्ट टैक्स आ सकता है अपने को टैक्स रिफॉर्म पे क्वेश्चन, कितना ईजी है देखो आप लोग, ये रिफॉर्म्स किए गए सरकार के द्वारा। टैक्स रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन, टैक्स रिफॉर्म्स क्या है, कौन से दो प्रकार के टैक्सेशन है, इस शॉर्ट में है। फिर क्या हुआ टैक्सेशन के थ्रू, कॉर्पोरेशन टैक्सेशन के साथ क्या किया हम लोग, लिख दिया मैंने। इन द ईयर, आगे ना जीएसटी के बारे में भी डिस्कस कर रहा था मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप अपने लॉज बनाइए रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देश में जीएसटी का जन्म हुआ बच्चे, इससे सरकार एडिशनल रेवेन्यू, आज लाखों करोड़ों रुपए सरकार यहां से जनरेट कर रहा है। इससे टैक्स इवेजन बच गया, क्योंकि आपको सामान खरीदना है तो आपको उस पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। और एक नया मार्केट का जन्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सही है?
सिंप्लीफिकेशन कर दिया। पहले टैक्स पे करने के लिए जो प्रोसीजर्स होती थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, जो कंप्लायंसेस होते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, तो आम आदमी के बस का होता नहीं था, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा। इफ नॉट तो बोलेगा कौन पे करे इतने रेगुलेशंस को, इतने कंप्लायंसेस को, तो वो भी हमने क्या कर दिया बेटा, ईज़ी कर दिया है ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। इतनी ईज़ी कर दी है कि वो खुद ही उसको फुलफिल कर देते हैं, और हमने जो टैक्स रेट्स थे उसको भी सब्सटेंशियली लोवर्ड कर दिया है। क्लियर है ना? ये 2016 के रिफॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। सिंप्लीफिकेशंस, बेटर कंप्लायंस एंड टैक्सेशंस आर लोवर्ड। याद रखोगे? एडिशनल रेवेन्यू, टैक्स डिविजन रिड्यूस हो गया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहला जो कदम उठाया गया वो तो यही था ना कि 14 दिन का, 2 हफ्ते का आपके पास रिजर्व बचा था। जो बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इश्यू था आपके पास में, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, हमने अपनी करेंसी को सबसे पहले तो क्या किया? डिवैल्यू किया। अपने आप को थोड़ा-सा सस्ता किया। सस्ते होने से क्या होता है? अगर आप सस्ते होगे तो लोग आपसे सामान खरीदेंगे। आपसे सामान खरीदेंगे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सही है? अपने अपने रुपये की वैल्यू को पहले सरकार डिसाइड करती थी। उसको क्या बोलते थे बेटा हम लोग? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बाय द गवर्नमेंट, लाइक डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। हमने उसको मार्केट पे छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, कि भाई आप डिसाइड करो। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट डिटरमाइन करता है आपकी करेंसी की रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई। यहां तक क्लियर हुआ? हमने सबसे पहले काय में रिफॉर्म्स लेके आए, बैलेंस पेमेंट को रिजॉल्व करने के लिए हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, जिससे हमारा फॉरेन इनफ्लो बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़े। फिर हमने अपनी करेंसी के जो रेट थे, जो सरकार डिसाइड करती थी, उससे छुड़वा के हमने मार्केट पे छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया। नेक्स्ट है ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये मैंने हेडिंग अलग से देनी थी, यहाँ अलग से आएगा, है ना? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला खत्म हो गया। हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया। हमने बाहर वालों को बोला आओ और हमारे यहाँ पर आके कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आओ, इन्वेस्टमेंट लेके आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ, क्योंकि ये लोग आएंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस लेके आएंगे, ये लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, करेंसी लेके आएंगे, ये लोग आएंगे तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। और उससे जो लोकल इंडस्ट्री है, जो रिलैक्स करके बैठी हुई है, अपने को क्या करने का, अपन तो इधर बनाएंगे सामान, नहीं नहीं, बाहर वाला आएगा तो तुम भी एफिशिएंटली काम करोगे, और तुम भी अपनाओगे किसको? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी को फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया। क्लियर है? अब ये खत्म हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन। मगर अब बाहर वाला आएगा तो आपको कुछ तो प्रोटेक्शन लेने पड़ेंगे ना बच्चे, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस सर, इंडिया वाज फॉलोइंग अ रिजीम ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्ट, नॉन टैरिफ मेजर्स पे इंडिया ने कंट्रोल करके रखा था, किसको? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा था कि भैया टाइट कंट्रोल था किस पे, कितना इंपोर्ट करने वाले हो। टैरिफ बहुत ज्यादा हाई थे, ज्यादा सामान बाहर से आना नहीं चाहिए, देश का सामान बिकना चाहिए। तो क्या होता था, सामने वाला क्या बोलता था, ना सामान ला सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं, ना सामान बेच सकते हैं। तो जब, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, जब इतने ज्यादा कंट्रोल रखे जाएंगे, इंपोर्ट्स पर टैरिफ हाई रखे जाएंगे, आपकी काम करने की एफिशिएंसी भी कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई क्यों काम करेगा ऐसे देश में यार? अगर वो पॉलिसीज लाई गई थी, उसका पर्पस था, जब पर्पस उसका धीरे धीरे धुलने लगा, डाइल्यूट होने लगा, तो हमें ये करना पड़ेगा। पूछ सकता है ना कि ये दोनों की वजह से क्या हुआ था, एफिशिएंसी कम हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई, और यही कम करने से ये दोनों चीजें बढ़ भी गई। कौन से सेक्टर की बात हो रही? मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मेन एम क्या था कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, वो खत्म किया जाए। सबसे पहले तो उसे डिसमेंटल किया जाए, और नॉन टेरिफ मेजर्स बोलते हैं उसको, तो कोटा बना दिया गया था ना, इतना ही बेचोगे, इतना ही खरीदोगे, वो खत्म किया गया। ये एम था हमारा। टैरिफ को रिड्यूस किया गया, क्योंकि टैरिफ रेट्स लगाने तो पड़ेंगे, बट उसे रिड्यूस किया गया ना एक हद तक। लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिमूव किया गया। हर चीज के लिए पहले कैसी थी, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। सिर्फ कुछ केसेस में लाइसेंसिंग की जरूरत है आज सरकार से, नहीं तो आजकल ऑटोनोमिक रूट हो गया, ऑटोमेटिक रूट। आओ धंधा पानी चालू करो देश में आगे। जो हजार्डस गुड्स हैं, या जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं, ना कोई केमिकल से रिलेटेड है ना, कोई कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है, मे बी लाइक दैट, उसमें आपको अभी भी लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है? जो एनवायरमेंट को नुकसान ना करे, जो हजार्डस गुड्स ना हो। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे किसके इंपोर्ट में? मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर आल्सो फुल्ली रिमूव्ड 2001 में। पहले तो ऐसा होता था, लोग ये चाइना, जापान, कोरिया या मलेशिया, इंडोनेशिया जाके हाथों में जा जाके टीवी और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेके आते थे, क्योंकि अलाउड नहीं था इंपोर्ट करना।
है ना? इंडिविजुअल और भी ला-ला के यहाँ बेचते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी रिमूव कर दी गई। भई अगर इंडिया का व्यक्ति बाहर सामान बेच रहा है और आप चाहते हो बाहर सामान बेच के पैसे कमाए, तो अगर उससे ड्यूटी लोगे तो क्यों बेचेगा? कि उससे इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव पोज़ीशन है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़े, इंडियन गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट। सही है? ये हमने पूरा का पूरा क्या खत्म कर दिया बच्चे? लिबरलाइज़ेशन। है ना? रिफॉर्म्स के एम क्या थे? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उसको डिसमेंटल कर दो, टैरिफ को रिड्यूस कर दो, लाइसेंसिंग को रिमूव कर दो एक्सेप्ट हज़ार्डस और एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे कौन से गुड्स पर इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर वो फुल्ली रिमूव्ड होगा 2001 से और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे भी रिमूव कर दी गई इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कौन से मार्केट में? जल्दी बोलो इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने बोला इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, जिससे जो इंडिया के लोकल लोग हैं वो भी दो चीज़ों को अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो ये फायदे हैं इसके। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, उससे इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, उसके बाद हमने अपनी करेंसी का डिटर्मिनेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था उसको मार्केट पे छोड़ डाला। सही है? जीएसटी आने के बाद में अपने एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया, टैक्स एवेजन कम हुआ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हम ना जो कंप्लायंसेस थे वो सिंप्लीफाइड हो गए, बेटर कंप्लायंसेस हो गए टैक्स पेयर के लिए और टैक्स को हमने सब्सटेंशियली लोवर्ड कर दिया। सही है? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाया जाता था, प्रॉफिट पे लगाया जाता था, उसमें हमने थोड़ा-सा रिडक्शन लेके आया, जिससे क्या होगा जल्दी बताइए? सर अगर ये हाई रहता तो टैक्स एवेजन बढ़ता था, इसको और उससे सेविंग्स और हमने इसको कम किया, तो सेविंग्स बढ़ी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर बढ़ा। कॉर्पोरेट टैक्स जो बहुत ज़्यादा था उसको हमने धीरे-धीरे रिड्यूस कर दिया। फिर हमने इनडायरेक्ट टैक्स को भी धीरे-धीरे कमोडिटीज़ पे जो लगाया जाता था उसको क्या कर दिया बेटा? रैशनलाइज़ कर दिया, एक जैसा कर दिया थ्रू जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स के थ्रू। हाँ। बैंकों को खोल दिया हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए 74% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है एक बैंक में। पूरी कंडीशंस दे दी गई है, जितनी ब्रांचेस खोलना है खोल डालो, आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, रैशनलाइज़ कर दो, आपकी हर ब्रांच यूनिफॉर्मिटी की तरह काम करेगी पूरे देश में। उन पूरी ब्रांचेस को एक बैंक माना जाएगा। आप एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हो थ्रू विन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, बट आपका मैनेजरियल एस्पेक्ट है जो है वो लोग कंट्रोल में रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। बाहर के जो ना क्यों? क्योंकि हमको सेफगार्ड करना है अकाउंट होल्डर्स के इंटरेस्ट को, नेशन के इंटरेस्ट को। बाकी ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? अरे बोलो, फाइनेंशियल सेक्टर में कौन-कौन आता है? बोलो। बैंक आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। ये कौन रेगुलेट करता था पहले? आरबीआई। अवेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको पता था कि ये नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। आरबीआई डिसाइड करता था 3 चीज़ें, कितना पैसा तुम अपने पास रखोगे, इंटरेस्ट रेट रखोगे, नेचर ऑफ लेंडिंग। यही एक रीज़न था कि अब हमने आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया और आरबीआई को बोला भाई साहब, अब हर डिसीजन के लिए आपसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। है ना? स्पेशली अकाउंट होल्डर नेशन को इम्पैक्ट ना हो बस। ये सब भूलना मत आप लोग, हाँ, ये रिफॉर्म्स आए इन वजहों से। ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म किए गए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म की गई, एक्सेप्ट इन इंडस्ट्रीज में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट रिजर्व थे वो पूरे मार्केट के लिए खोल देगा, प्राइस भी अब मार्केट में डिसाइड करेगा उनका। और ये तो रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेटरी मैकेनिज्म थे, क्या रेगुलेशन सरकार ने लगाई थी। डन। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू एक और वीडियो आएगा जिसमें लिबरलाइज प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का 2 वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है? चलो थैंक यू, बाय।